हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का पहला अध्याय जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कर सकते हैं। या आपको कुछ भी नहीं पता तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लगभग 12-13 प्रकार हम इस जो क्लास 10th है इसमें पढ़ना है, जिसमें हमने कुछ प्रकार को इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो है सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है इसको हम जानेंगे। दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, या इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या होता है इसको देखेंगे। उसके बाद अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है इसे हम देखेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है इसको जानेंगे। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है इसको, फिर से उष्मा अपघटन क्या अभिक्रिया क्या होता है इसको देखेंगे, और अंतिम में देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो आज की इस वीडियो में हम 7 जो क्या है प्रकार है इसको हम जानेंगे। अगले वीडियो में इसके बाद अंतिम इस चैप्टर का वीडियो होगा, उसमें जो बचे हुए टॉपिक होंगे इसके प्रकार का उसको हम देख लेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो है संयोजन अभिक्रिया। पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब आता है कि संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा मकसद है आपको डेफिनेशन याद कराना। तो हम यही कह रहे हैं, ध्यान से समझना है कि ये कोई एक पदार्थ है, ठीक है, और ये एक कोई पदार्थ है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मान लेते हैं एक और पदार्थ है, ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का, आपस में तीनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि पहले आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। यदि आपसे कोई पूछता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले हम परिभाषा को लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेफिनेशन कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो बना पदार्थ तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आता है कि इसका एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल यदि हम उदाहरण से इसको हम समझाएं तो जब सबसे पहला हम उदाहरण बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम जल के साथ क्रिया कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे एक ये पदार्थ है एक ये पदार्थ है। तो जब दो या दो से अधिक भी पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेंगे तो ये एक अभिक्रिया है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज एक बात है कि कोई भी अभिक्रिया हो, अगर उससे क्या हो उत्पाद यदि प्राप्त होता है, मतलब प्रोडक्ट यदि प्राप्त होता है, तो इसका मतलब वो सभी संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आएंगे। इतना तो आप जानते हैं ना कि इधर जो होता है इसे हम अभिकारक कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। इतना बात तो आप जानते ही होंगे। तो हमने सबसे पहले हमने इसका एक एग्जाम्पल आपको दे दिया। एक और एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तीसरा और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कराकर, जैसे हाइड्रोजन 2 मात्रा में, ऑक्सीजन 1 मात्रा में आपस में क्रिया कराकर H2O का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी क्या हो जाएंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आप 2 मात्रा में ले लेंगे और संतुलित आप कर सकते हैं यहाँ पर 2 से। हाँ, अब आपका ये संतुलित हो गया है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका सभी क्या है, इसके ही अभिक्रिया है। देख रहे हैं ना, 2 यहाँ पे पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ, ले लिए होंगे। चलिए, है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल से, मतलब इसको हम एग्जाम्पल से ही हम इसका परिभाषा करेंगे। तो एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉपर सल्फेट को यदि हम लेते हैं और उसको फेरस मतलब लोहे से यदि हम क्रिया कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ये पदार्थ है एक ये पदार्थ है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इस पदार्थ को हम स्पीसीज कहते हैं। जब ये एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटा देगा और स्वयं इसका स्थान ये ले लेगा। जैसे ये दोनों आपस में क्रिया कराकर ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये एक आपका रिएक्शन है। इसमें हम समझिएगा क्या हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर क्या है, CuSO4 है, तो यहाँ पे कॉपर के साथ SO4 जुड़ा हुआ है। तो ये फेरस जो क्या है, ये जो Fe है, ये क्या है, एक स्पीसीज है। इसको हम क्या कहेंगे, स्पीसीज। एक स्पीसीज है तो हम यही कहेंगे कि कोई एक स्पीसीज, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज का स्थान से हटाकर दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटा दिया है। यहाँ पर कॉपर था तो कॉपर को हटा दिया, ये फिर जो क्या है Fe है, और स्वयं इसका स्थान यहाँ पर लेकर FeSO4 बन गया और इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो हम यही कह रहे हैं कि इसको भी हम स्पीसीज कहेंगे और जो Cu है जो SO4 के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको भी हम स्पीसीज कहेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटा देता है, उसके स्थान से हटा देता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और इसे अपने नोट्स में लिखिए। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही अच्छी बात होती है। अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो वो आगे चल के आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप क्या कहेंगे
कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को उसके स्थान से हटा देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आप लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज को उसके स्थान से हटा देता है या आप कह सकते हैं विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखेंगे, इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो यदि प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहे तब भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, ये एग्जाम्पल लिखेंगे। और जो रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी प्रकार हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें से बार बार एक एक आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको इन सभी को ध्यान से समझना है और नोट्स में आपको लिखते हुए चलना है। आप सोच रहे हो एक ही डेफिनेशन, एक और आप सोचेंगे तो आप एक और अगर चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप सकते हैं CH4, मतलब CH4 और इसका यदि हम क्लोरीन के साथ क्रिया करा लेते हैं तो ये देखिए, अब यहाँ पर ये CH4 है और यहाँ पर क्या है, मतलब मेथेन, और यहाँ पे है क्लोरीन। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो इसमें से एक स्पीशीज क्या करेगा, यहाँ से उठ कर जाएगा और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को अपने स्थान से हटा देगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3 और Cl हो जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़कर HCl बना देगा। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर CH4 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 मात्रा में है, तो एक हाइड्रोजन को ये निकाल दिया है, कह रहा है कि तुम हट जाओ, और इसके क्लोरीन क्या किया है, इसके साथ जुड़ गया है, तो CH3 हो गया और एक हाइड्रोजन के जगह पे क्या गया, क्लोरीन आ गया है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है ये इस क्लोरीन के साथ जुड़कर HCl का निर्माण कर दिया है। तो ये क्या हो गया, ये 2 इसके एग्जाम्पल हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक देखेंगे। तो मैं हट रहा हूँ, ले लिए होंगे। चलिए, तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने आगे के टॉपिक जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अब हम देखेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो सबसे पहला हमारा यही पॉइंट आता है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है। तो इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है। इसमें यह बताया जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जो सदैव जो क्या होता है, केवल अग्रिम दिशा में चलती है और पूर्ण भी हो जाती है। मतलब क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल आगे की दिशा में चलती है और वो पूर्ण भी हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया जो क्या हो, जो अग्रिम दिशा में चले, अग्रिम दिशा में, अग्रिम मतलब होता है आगे की दिशा में, आगे की दिशा में चले। और एक खासियत है कि ये जो अभिक्रिया है ये पूर्ण भी हो जाता है, मतलब समाप्त भी हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले डेफिनेशन तो याद हो, याद करने के लिए आप क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जो केवल अग्रिम दिशा में चलती है तथा पूर्ण हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जो केवल आगे की दिशा में
चलती है, जो केवल आगे की दिशा में चलती है तथा पूर्ण हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल रूप से हम समझा देते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। जैसे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब हो गया कि आपके पास मान लेते हैं दूध है, ठीक है। तो दूध से आपने दही को बनाया, तो दूध से दही को बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सदैव आगे की दिशा में चल रही है। मतलब जैसे ही आपने दूध को गर्म कर दिया और उसमें क्या किया, आपने थोड़ा सा दही को डालकर और उसको आपने रख दिया, तो वो सदैव क्या कर रही है? क्रिया कर रही है, आगे की दिशा में चल रही है। और एक समय के पश्चात जब वो अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो वो दही बना देगी, ठीक है ना। तो वो क्या हो रही है? आगे की दिशा में चल रही है, केवल वो आगे की दिशा में चलती है। मतलब दूध से दही बन सकता है, दही से हम पुनः दूध नहीं बना सकते, मतलब पीछे नहीं आ सकती है। वो आगे चल गई तो वो आगे ही चलेगी। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल आगे की दिशा में चलती है, वो पीछे की दिशा में फिर से नहीं आ सकती यदि वो आगे चल गई तो। मतलब दूध से दही बन गया तो फिर से चाहे तो दही से दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल आगे की दिशा में चलती है और पूर्ण हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसका उदाहरण। तो इसका उदाहरण हो जाएगा 2KClO3। यदि हम दो मात्रा में KClO3 को लेते हैं और इसको यदि हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। 2KClO3 को यदि हम लेकर हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? KCl, दो मात्रा में KCl में टूट जाएगा और तीन मात्रा में यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा? निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल है पहले, ठीक है। पहला एक एग्जाम्पल है किसका? तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का। इससे ये बन गया है, परंतु हम चाहें तो इन दोनों को मिलाकर ये बना दें तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखेंगे, एक और एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं इस कलर से लिख दे रहा हूँ। दो मात्रा में सोडियम को ले लेते हैं और इसको दो मात्रा में H2O से यदि हम क्रिया कराते हैं, मतलब दो मात्रा में सोडियम और दो मात्रा में हमने जल को ले लिया, और जब हम इसका क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से बनेगा NaOH और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगा? वाष्प दाब बन के उड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर दो मात्रा में हमने सोडियम को लिया था और यहाँ पर क्या दिया था? दो मात्रा में जल को लिया था। अब यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन निकलकर इस सोडियम के साथ जुड़ गए हैं और यहाँ पर NaOH बना दिए हैं, और यहाँ पर फिर से जो हाइड्रोजन बचा है ये बाहर निकल गया है। यदि आप देखना चाहें तो अभिक्रिया क्या है? समीकरण संतुलित है। देखेंगे तो इधर दो मात्रा में सोडियम है, इधर भी दो मात्रा में सोडियम, इधर चार मात्रा में हाइड्रोजन है और इधर कितने? यहाँ पे दो मात्रा में इधर हाइड्रोजन, दो इधर, मतलब चार मात्रा में इधर भी हाइड्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन इधर दो मात्रा में है, इधर भी ऑक्सीजन दो मात्रा में है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपका संतुलित है। तो ये हो गया आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा देर के लिए साइड हट रहा हूं, ले लिए होंगे। चलिए समझना है। अब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा जब इसका अपोजिट हम पढ़ेंगे, जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब आता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका भी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। इसमें यह बताया जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है? दोनों दिशाओं में चलती हैं, मतलब आगे भी चलती हैं और आगे से पीछे भी चलती हैं। तो हमने क्या कहा? ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हैं, ठीक है, और अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं एक बार आपको अच्छे से समझाऊं तो हमने कहा कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी कोई भी अभिक्रिया जो क्या होता है? जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हैं, दिशाओं में क्या होता है? चलती हैं।
और क्या होता है, अभिक्रिया जो होता है वो कभी पूर्ण नहीं होता है, कभी पूर्ण नहीं होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। तो यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप कह देंगे कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हैं तथा कभी पूर्ण नहीं होती हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, मान लेते हैं दूध है, तो आपने दूध से दही बना लिया और फिर से आप चाहेंगे तो दही से आप दूध भी बना सकते हैं। यही तो कहा जा रहा है, दोनों दिशाओं में चलती हैं, मतलब आगे भी चली जाएंगी, ठीक है, आगे से फिर से पीछे भी आ जाएंगे, मतलब दूध से दही भी बनेगा और दही से दूध भी बनेगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती है। तो यदि दूध से दही बन जाता और वहीं पे रुक जाता तब न पूर्ण होती, परंतु जैसे ही वो दही बन रहा है और फिर से हमने दही से दूध बना दिया, तो इसलिए अभिक्रिया कभी पूर्ण भी नहीं होती है। तो इसका मैं परिभाषा पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल से। हम लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हैं तथा कभी पूर्ण नहीं होती हैं। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके हम एग्जाम्पल पे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उदाहरण। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सबसे पहला यदि हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, इसको यदि हम गर्म करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में टूट जाएगा। अब देखिए इसका दो तरीके से हम, एक इस तरीके से एक इस तरीके से हमने तीर यहाँ पर दिखाया है। ये यहाँ इस प्रकार से जहाँ भी आपको अगर दिखाई दे तो वो समझ जाएगा कि वो अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय का मतलब इससे ये हमने बनाया है और फिर से हम चाहें तो इससे हम ये भी बना सकते हैं। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा आप लिखना चाहें तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। दो मात्रा में हम क्या ले लेते हैं, नाइट्रोजन, और दो ही मात्रा में हाइड्रोजन। दो मात्रा में हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन को, और दो ही मात्रा में हाइड्रोजन को ले लेते हैं। और यदि हम इसका क्रिया कराते हैं तो NH3 का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो हमने इससे ये बना लिया है, अब फिर से हम चाहें तो इससे हम ये भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चिन्ह आपको दिखाएगा। तो आशा करते हैं कि ये जो बात है, ये जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का यही मतलब होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ले लिए होंगे, चलिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने आगे के टॉपिक के, जो है कि अपघटन अभिक्रिया। तो अब हम अपना 5वां टॉपिक देखेंगे, अपघटन अभिक्रिया। तो नाम से ही स्पष्ट है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु क्या होगा, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएगा। जैसे 2
या दो से अधिक क्या होता है, सरल अणुओं में क्या होगा, टूट जाएगा। सरल अणुओं में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया। समझ रहे हैं ना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, डेफिनेशन को समझ कर याद करना है। आप जानते होंगे मेरा पूरा मकसद यही होता है कि आपको डेफिनेशन याद करना पड़े, मतलब रट कर याद नहीं करना पड़े, आप उसको समझ कर ही वीडियो में ही याद कर लें। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मैं क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दिया है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हम इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, इस कलर से लिख दे रहे हैं, रेड कलर से। देखिए, दो मात्रा में हम KClO3 को लेते हैं और ये हमने क्या लिखा है, ऐसी, ये याद रखेंगे, ये जो अभिक्रिया होती है ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अभी हमने पीछे पढ़ाया था कि ऐसी अभिक्रिया जो सदैव अग्रिम दिशा में चलती हो, मतलब आगे की दिशा में चलती हो और पूर्ण हो जाती हो, तो उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में आता है अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो अपघटन अभिक्रिया में हमने क्या लिया है, यहाँ पर दो मात्रा में KClO3 को लिया है। अब जब हम इसको क्या करते हैं, इसका जब क्रिया कराएंगे तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दो मात्रा में KCl और तीन मात्रा में ऑक्सीजन में टूट जाएगा। और ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जल बनकर, वाष्प बनकर क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो हमने क्या कहा था कि ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक होगा जो है कि ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। क्या है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें यह बताया जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए ना कि जैसे उसको ऊष्मा दिया गया तो वो अणु क्या हो गया, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट गया, तो उस अभिक्रिया को ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को, जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है,
तो उस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि हमने जो परिभाषा यहाँ पे लिखा जा रहा है, जो भी आपको बताया जा रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसको हमने ऊष्मा दिया, तो उसमें यदि हम कोई भी अणु है तो उसको हम ऊष्मा देते हैं, या कोई पदार्थ है उसे ऊष्मा देते हैं, तो वो 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल से समझाएं, इस कलर से ब्लैक रेड से लिख दे रहे हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत ही सटीक है। जैसे हम 2 मात्रा में जल को ले लेते हैं। अब जब जल को हम ऊष्मा देते हैं, जल को जैसे ही हमने ऊष्मा दिया तो ये क्या होता है? 2 मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो हमने यही कहा था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में या सरल पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये 2 या 2 से अधिक में टूट गया ना, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है? वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, दूसरा अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो दूसरा भी आप ले सकते हैं। मैं इसी कलर से लिख दे रहा हूँ। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को यदि आप क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं, तो ये क्या होता है? यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब यहाँ से 3 ऑक्सीजन है, यहाँ से 1 ऑक्सीजन इसको मिल जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या होता है? CO2 का निर्माण होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर क्या होता है? वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल है, परिभाषाएं हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम जो अंतिम टॉपिक है उसको भी अब देख लेते हैं। तो साइड हट रहे हैं, लिख लीजिए। हो गया होगा? चलिए, लग रही है ना? देखिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा हमें यदि आप पढ़ रहे होंगे। तो अभी तक आप बने हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आपको पढ़ाई करना है, कंसिस्टेंसी। और एक और है कि अंतिम ये टॉपिक है, इसके बाद ये अगला एक और वीडियो बनेगा। इसके बाद ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि फिजिक्स का आपका पूरा चैप्टर, लगभग 1 चैप्टर बचा हुआ है, उसको भी हमने छोड़ा हुआ है ऐसे ही कि आपका केमिस्ट्री अभी थोड़ा सा ले चला जाए। ठीक है, तो यदि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं पढ़ा है तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से पढ़ाई कीजिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक और रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके घर परिवार के जो भी लड़के हैं, ठीक है, उनसे ज़रूर आप कहिए कि आप इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। उनको ढूंढ कर आप दे दीजिए उनके मोबाइल में कि ये है क्लास 9 का प्लेलिस्ट। या आप हमारी टीम, जो अभी हम अंत में बताएंगे कि हमारी एक नंबर दिया जाएगा इधर नीचे, उस नंबर पर आप मैसेज करेंगे और केवल लिखेंगे कि क्लास 9 का या क्लास 10 का या क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको तुरंत वीडियो का लिंक दिया जाएगा और वहां से वो सभी का आप प्लेलिस्ट के अनुसार चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कहिए और वहां से उसको पढ़ाई कराइए। अब मेरा एक ही मकसद है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो रट कर याद करें, सभी समझ कर उसको याद करें और वीडियो में ही, खासकर उसको 80%, 70 या 80% उसको वीडियो में ही याद हो जाए। और यदि आप पढ़ रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि आपको सब कुछ यहीं से समझा कर ही याद हो जा रहा होगा। तो चलिए हम अंतिम टॉपिक अपना देख लेते हैं, जो है वियोजन अभिक्रिया, जो है हमारा 7वां या 8वां टॉपिक होगा, जो है क्या? वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है। इसमें ये बताया जाता है कि ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ध्यान से समझिएगा, इसमें हम कह रहे हैं ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हमने ये शुरू में ही कह दिया, ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है।
ठीक है, 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अभी हमने इससे जब पहले पढ़ा था अपघटन अभिक्रिया, तो उसमें हमने कहा था ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, परंतु जब वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बट आपको थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या लिखना है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा भूल गया था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे होंगे, तो चलिए आप बताइए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या कहते हैं। क्या आपको याद है उत्क्रमणीय अभिक्रिया? हमने बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, दोनों दिशाओं में चलती हैं और कभी पूर्ण नहीं होती हैं। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से दूध भी बन सकता है और कभी वो पूर्ण नहीं होंगी, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, पर हाँ कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको याद था या नहीं। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल से इसको अब समझाता हूँ। तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का आप ले सकते हैं PCl5। अब हम दोनों दिशाओं में दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये कौन से अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसमें क्या हो गया, कोई एक अणु है और ये 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट गया। एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है और ये जो क्लोरीन है ये क्या हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ सकता है। ठीक है, दूसरा आपका ले लेंगे जैसे NH4Cl है। अब ये दूसरा हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक मात्रा में यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, इसके साथ क्रिया करा लेगा, मतलब ये हो जाएगा NH3 और ये HCl, ये आपका बन जाएगा। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर निकल जाएगा तो NH3 हो गया। ठीक है, और ये एक हाइड्रोजन इसमें निकलकर क्लोरीन के साथ जुड़कर HCl का निर्माण करा दिया। तो ये सभी क्या है, ये है वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। और जहाँ इस तरीके के 2 तरीके के चिन्ह दिखाए वो समझ जाइएगा कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत ये अभिक्रिया आती है। तो आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अदरवाइज यदि आप अभी तक वीडियो में बने रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा और आपको कुछ सीखने को मिला। और दूसरी बात यह है कि कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल से जुड़ जाइएगा, अपने सभी फ्रेंड्स को यहाँ से कहिए कि पढ़ने के लिए वीडियो में लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको क्लास 9th का या क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक टॉपिक का नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से मैसेज करके आप उनसे नोट्स परचेज कर सकते हैं। आपको केवल 39 रुपये में आपको 1 वर्ष के लिए पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स दिया जा रहा है। तो आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, अदरवाइज मैं तो पूरा यहाँ पे लिखवाता ही हूँ। तो यदि आपके पास समय हो तो यहाँ से लिखते हुए चले गए, और नहीं समय हो तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। 39 रुपये केवल आपको देने हैं, पूरे फिजिक्स का पूरी केमिस्ट्री का आपको नोट्स मिल जाएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ले भी रहे हैं, तो यदि आपको मन हो तो लीजिए, नहीं तो हम तो ऐसे भी हम लिखवाते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आपको कोई भी समस्या आती है, यदि आपको हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आप इस दोनों माध्यम से, टेलीग्राम इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे दिए गए नंबर पे आप केवल हमारी टीम से बात करेंगे, वो आपको वीडियो लिंक दे देंगे, वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।